एक्चुअली मेरा कुछ फ्रेंड्स उनको लेके आया मेरे पास, बोला कि आप ये पैसा ले लो। अच्छा था, कुछ 10-15 लाख रुपए थे। यू बॉट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अ बिग हॉस्पिटल, हाउ मच यू पेड? द जज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मैंने वो डायस पे उनको बोला है, मुझे तुम्हारा ऊपर भरोसा नहीं है, तुम भरोसा का लायक जज नहीं है। You said to him Yes. कि जब कन्फेस कर दिया, you know that the person has done a wrong, but you still have to defend him. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि अगर मैं नहीं किया और कोई करेगी तो मेरा प्रोफेशनल इनकम बंद हो जाएगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सपोज समबडी हैज किल्ड समवन, वी आर डिफेंडिंग दैट किलर। उनका कुछ सही होगा, वो सही को हम कोर्ट के सामने करते हैं, कोई न कोई पॉइंट व्यू में क्यों मारा गया है, क्यों मारा है। मेरे पास एक केस आए थे, द पर्सन वाज अ शिप कैप्टन एंड द लेडी वेरी ब्यूटीफुल लेडी, 30-35 की है, एक लड़की भी है, 16 शादी किया है, 16 मैरिज किया है। और इस टाइम वो मैरिज टाइम पे वो लड़की के ऊपर उसका खुद की 15-16 साल की लड़की है, और उनको ऊपर वो लड़की को नाम से वो हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन करता है, मेरा लड़की को रेप करने की कोशिश की Husband. और हस्बैंड चले जाते हैं पॉक्सो, 18 साल का नीचे पॉक्सो आता है, तो हस्बैंड चले जाते हैं जेल में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट है, जेल हो जाता है। उस टाइम पे वो केस मेरे पास जब आया, मुंबई की मैटर था, हमने वो कैरेक्टर चेक किया, तो हमने फेसबुक वो इंस्टाग्राम वगैरह दे, तो ये सब ऐसे नंगा कपड़ा पहन के बैठ के दारू पी रहे और पूरा एंजॉय कर रहे, पूरा फोटोस निकाला हमने, कोर्ट के सामने रखा है, दिस इज द पर्सन, दिस इज द कैरेक्टर, तो उनको बेल ये एक्सेप्ट करती कोर्ट? कोर्ट एक्सेप्ट करते हो। लेडीज के ऊपर अत्याचार होते हैं और उसको कंप्लेन लेता नहीं है और रजिस्टर नहीं होता है, उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, स्पेशली गरीब हो, वर्किंग क्लास हो और बड़े बड़े सामने पॉलिटिशियंस हो, उनका केसेस लेता नहीं है। कि आपको सही में लगता है कि पुलिस वाले इतने करप्ट हो गए, नॉर्मल एक सिटीजन को आज की टाइम में कुछ भी चीज करने के लिए, इवन फॉर द पासपोर्ट वेरिफिकेशन, करप्शन को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता तो देश की मालिक ऐसा नहीं होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी में देश की मालिक अच्छा पढ़ेला, एजुकेटेड, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो अपना नौकर को सेलेक्ट करने की। ये 80% 5वां क्लास 7वां क्लास पढ़ा हुआ लोग, 7 से लेके अनपढ़ तक है, 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 10th पास कितना है अपना, 10 to 12%। ग्रेजुएट कितना है, 2%। टोटल पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स 1%। तो ये जगह पे 80% जो है वो चुनते हैं हमारा सरकार को, वो सही नहीं। कोई भी बैठा है, अपना प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो बैठा है आज सत्ते में, वो एक अनपढ़ लोग चुन के दिया है। So before moving on to this video, we would like to thank Shed 2.0, which is a co-working space and our venue partner. We would also like to thank हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर डीलक्स, जिनकी वजह से हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने थॉट्स ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय सुफियान। टुडे वी हैव एडवोकेट मंचेरियल सर एज अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट. So thank you so much, sir, for your valuable time you gave to us. So we wanted to ask you कि as recent situations कि आजकल मॉब लिंचिंग वगैरह या ऐसी चीज़ें जो एक सिटीज़न के साथ बहुत ख़राब हो रही है, एज़ पर द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आजकल एफआईआर नहीं ली जाती, केस मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। जब विक्टिम के साथ कुछ होता है, फॉर एग्जांपल अगर 5 लोगों ने कुछ किया है तो फोर्सफुली उसको पहले तो वो कंप्लेन ले ही नहीं जाती, अगर एफआईआर भी हुई तो पूरे 5 का नहीं लिया जाता। बहुत अलग अलग मैनिपुलेशंस है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले स्टार्ट करिए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, फ्रॉम वेयर डिड योर एलएलबी वगैरह, एंड देन विल मूव ऑन टू दिस. Okay, 1987 is जब I Advani Law College, Mumbai. I started my law career. Yeah. और after completion, actually I didn't join bar. Okay. मैंने बार I एसोसिएशन. started business bar association ज्वाइन नहीं किया है और कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू नहीं किया, अच्छा. तो मैं मेरा बिजनेस पे ध्यान दिया. I had some business, होटल बिजनेस एंड ऑल. ओके. तो वो होटल बिजनेस करते गया, लेकिन वो ड्रीम रह गया कि एडवोकेट बनना, वकील शुरुआत करना है, लेकिन नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कंटिन्यू टू बिजनेस भी बढ़ रहा था। तो फिर इंडस्ट्रीज डाला हमने, एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग इंडस्ट्री डाला है, अच्छा. ये सब स्प्रेड हो रहा था. हाँ. तो फिर अब एक दिन मुझे स्टॉप करना ही पड़ा, डेडली स्टॉप, मतलब आई वांट टू स्टॉप नाउ. तो 2005 से वी स्टार्टेड लीगल करियर. अच्छा. ऐसा अपना ये लीगल करियर स्टार्ट हुआ है. अच्छा. काफ़ी मैटर्स अपना खुद होते थे होटल्स में वगैरह, हाँ. झगड़ा होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, इवन लीगल इश्यूज होते थे. वो सब इश्यूज को खुद इन पर्सन कोर्ट में जाता था, करता था, और सक्सेस रेट मेरा बहुत अच्छा था. अच्छा, वो टाइप है. यस. सो व्हाट डिड मेड यू अडॉप्ट एलएलबी, क्योंकि आजकल जो है एज ए करियर ऑप्शन
मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है, या अभी बच्चों का भी वैसे ही होता है, एज पर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स, या तो इंजीनियर है या तो डॉक्टर है, यस या तो कुछ आप बीएससी वगैरह ये कर लो तो टीचिंग वगैरह, या तो फिर आप गल्फ चले जाओ। हाँ। एलएलबी जो है बहुत कम लोग परस्यू करते हैं, यस क्योंकि उसमें आपको पेशेंस भी वो चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वगैरह और आपके एसओपीज या आपका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यस और इतना सब कोई मैनेज कर नहीं पाता। व्हाट डिड यू मेक इट अडॉप्ट, क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इवन माय फादर वाज एन एक्स आर्मी हाँ, नो ही इज उनका कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा ये एलएलबी लेने के लिए, बट ही वाज इंटरेस्टेड इन माय स्टडीज, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, इतने में थे। लेकिन ये माय ओन चॉइस था आफ्टर सम टाइम, बिकॉज मेरा मैम 67 ईयर्स ओल्ड नाउ, सो 1975 में 10th पास हुआ है। तो ये मेरे बिजनेस कैरियर सब चलते चलते मैंने एलएलबी को अपने आप चॉइस किया। नाउ आई वांट टू चेंज माय करियर, सो चेंज करियर करने के फिर भी 10-15 साल लगा बिकॉज ऑफ माय बिजनेस। हाँ। ऐसे चेंज किया है, दैट इज माय ओन थिंकिंग एंड माय ओन वे ऑफ डूइंग इट। हाँ ठीक है, आप इससे होता कभी कभी इंस्टिंक्ट भी आता है हाँ। उस चीज़ का, जैसा मेरा भी ये नहीं था, वो खुद से ही आ गया कर शी। सो एज वी स्टडी, हमारे गेस्ट को हम पूरा स्टडी करते हैं, हाँ। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, एंड एज पर ऑडियंस को कैसा है, अच्छी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सुनना अच्छी लगती है, जैसा कोई स्टोरीज है या कोई एक्सपीरियंसेस है। और आजकल जो है ये चीज़ें ज़्यादा है, कि पहले इतना नहीं था क्योंकि लोग दबा देते थे, लोग बोलते नहीं थे, पर पीपल नाउ आर वोकल, वो प्रोटेस्ट भी अगेंस्ट करते, वो गलत के लिए बोलते भी, खड़े भी लेते। हमको पता चला कि आपने कुछ ऑलमोस्ट 19 एंटी करप्शन केसेस फाइल किए हैं या लड़े हैं, ऐसा कुछ। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा उसके बारे में। 19 ऐसा गिनने को नहीं आता मुझे, शायद ज़्यादा भी किया होगा। हाँ, लेकिन क्या होता है, करप्शन अपना देश में काफ़ी ज़्यादा है, फ्रॉम गवर्नमेंट पियून से लेके हम बताओ मिनिस्टर तक करप्शन, क्योंकि आपको सामने दिखते हैं उसका कुछ भी नहीं था। 5 साल मिनिस्टर बनने के बाद या एमपी बनने के बाद एमएलए बन, उनका चेंजेस कैसा होता है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी ले, मैं तो 25 साल पहले 2 लाख रुपए लेता था, कुछ नहीं होता है। मेरे को अच्छा कार खरीदने को नहीं होता है, आज भी ड्रीम रह गया बेंस कार खरीदने का, BMW खरीदने का। ये लोग जो जिनको मैं जानता हूँ, इस बार 1 रुपया भी नहीं था, ट्राइब्यूनल में 2 लाख रुपए कमाते थे महीना, तभी भी हमसे नहीं हुआ था एक बेंस कार खरीदो, एक BMW खरीदो, नहीं होता था। बिकॉज हमारा जो हार्ड अर्न मनी को इस तरीका से एक 50 लाख का कार खरीदने को नहीं होता है, लेकिन जो हाँ ऐसे मिलते हैं तो वो लोग फट करे खरीदते हैं। तो आपको समझ सकते हैं एमपी एमएलए जो 5 साल काम करते हैं और उसके बाद उसके बाद कैसे आते हैं, जन सेवक होते हैं वो, 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलते हैं उनको मैक्सिमम, PR पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो वो कैसा बनता है। तो ये कैसे होता है, प्रॉब्लम हमारा है, जनता का है। जनता इज नॉट बॉदर्ड, आपको कुछ पैसा दे रहे हैं आप चुप बैठेंगे, और दूसरे को पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी नहीं की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसको मालूम नहीं होता कैसे रिएक्ट करना। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा मॉब लिंचिंग होते हैं, ये सब चीज़ में कैसा कर, पुलिस स्टेशन में जाते हो कंप्लेन लेता नहीं है, ऐसा बहुत कुछ रीज़न है। एक्चुअली मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ये पुलिस स्टेशन में कमिश्नर से लेके सबका नाम लिखवाओ, ऐसा मैंने करवाया था। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये डीजीपी सब मांग आके ये पुलिस स्टेशन, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं कंप्लेन करने के, और पुलिस जो बोलता नहीं करता है, चलो जो करना कर लो, तो वहाँ पे डीजीपी एसीपी या एसीपी डीजीपी कमिश्नर उनको फ़ोन नंबर मिलना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए। दे आर सपोज टू वर्क 24 आवर्स के लिए काम करने को तैयार है, उनको फ़ोन करने को हम हेजिटेट नहीं करना कि रात को 2 AM में हम पुलिस स्टेशन गया है और अपना कंप्लेन नहीं लिया। 2 बजे रात को कमिश्नर उठा, ये आपका राइट है, उसका ड्यूटी है, वो 24 आवर्स ड्यूटी करने के लिए बैठा है। उसका घर के मतलब जहाँ सोते हैं वहाँ फ़ोन सिस्टम सब रखा हो, बिकॉज ही वांट टू सर्व द कंट्री, नेशन, स्टेट। तो इसी तरीका से जब नहीं करते हैं वहाँ आगे आ जाते हैं करप्शन। मतलब मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं वो कंप्लेन लूँगा नहीं, मैं उसको डांटूंगा, आए गुस्सा करता है, मारने को पीटने को, तू मेरे को सब सिखाएगा, कानून सिखाएगा, ऐसी बात करता है। वो पुलिस का कॉमन डायलॉग है, हमको सिखाएगा, उसको क्या आता है, कुछ नहीं आता है, मैं बोलता हूँ उसको कुछ नहीं आता, मैं बोलता हूँ बात करो, कोई डिबेट करने को आ जाओ कोई कानून के बारे में, कुछ नहीं आता उसको, खाली कुछ पॉइंट्स लगा कर रखा है कैसे सामने वाले को डराने का, अपना मसल पावर बना के। देखो आप एक
एक डिफरेंस बताता हूँ। लेडीज पुलिस ऑफिसर से, लेडीज इवन कमिश्नर हो, उनसे इतना डरता नहीं पब्लिक, लेकिन जेंट्स से डरता है। उसका मसल्स, उसका अपीयरेंस, उसका बोलने का तरीका, दोनों सेम ड्यूटी करते हैं, लेकिन लेडी पुलिस से ज्यादा लोग डरता नहीं। Men are more dominating. दे आर डोमिनेटिंग विद एन इंटेंशन टू करप्शन। मतलब आप धमका रहे हैं, आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मगर अक्कल जो वाला हम लोग नहीं गुस्सा नहीं, हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जब कोर्ट में मैटर चलते हैं, क्रिमिनल मैटर ज्यादा करते हैं। हाँ। जब क्रिमिनल मैटर हम क्रॉस करते हैं, बहुत शांति से हम उसको निकालते हैं, उसका माइनस प्लस हमको क्या चाहिए हम निकालते हैं उससे, और हम सक्सेस हो जाते हैं। हमारा 80% सक्सेस है। यहाँ पुलिस को 10% भी सक्सेस नहीं है। पुलिस जो लेके आते हैं FIR का चार्जशीट फाइल करते हैं, उस पर 9% 8% कन्विक्शन होता है, बाकी छूट जाता है, 92% छूट जाता है। इट इज द लैक ऑफ देयर आइडिया टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, टू प्रेजेंट द मैटर, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, और करप्शन। फिर आता है करप्शन। ये दो चीज क्या होता है, एक तो इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, नहीं तो करप्शन ज्यादा है यार। तो ऐसे काफी केसेस किया, पुलिस ने पैसा मांगा है, मेरे पास आए लोग, तो उनको मैंने बोला कि इसको ट्रैप करना है। वो लोगों को मालूम नहीं कैसे ट्रैप करना है, तो हमने एंटी करप्शन केस, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बिकॉज ये ट्रैप होने के बाद इवन आई नो इट इज वेरी, किसी ने उसका वाइफ जगह पे बेहोश हो गया, फेंटेड, उसका वाइफ, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, उनका नौकरी, उनका प्रॉब्लम, ये सब हो, लेकिन क्यों होता है, व्हाई यू आर डूइंग करप्शन? मैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते करप्शन करने, अरेस्ट कराने के बाद उनको ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ऑफर आया, आप ये मत करो, मैंने सबको कन्विक्शन दिलाया, मेरे पास जो आया मैटर पे कन्विक्शन छूटा नहीं है मेरे सामने। विल गेट बैक टू दिस, पर ये तो मेन बात है अपन करने। बट जैसा आपने बोलिए कि मैंने भी बोला कि एक पर्टिकुलर सिटीजन है, उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, जैसा कुछ बहस हो गई या किसी से झगड़ा हो गया, वो जाता है पुलिस स्टेशन, उसको करनी है FIR। पहले तो FIR करते नहीं है, NC करते, बोले आप NC करो, फिर FIR करना कुछ होगा। ऐसे केस में जब चीज़ सीरियस होती है, और आजकल तो सबको ही पता है कि वो चीज़ नेचुरली हो रही है या मैनेजेबल है, ज़बरदस्ती FIR नहीं कराई जा रही या कुछ रीज़न है उसका, तो इन दिस सिचुएशन व्हाट अ सिटीजन कैन डू, हैज़ टू डू, क्या करना चाहिए? ओके, अभी आपका जो मेन क्वेश्चन है, कंप्लेन लेता नहीं, कंप्लेन लिया तो भी अगर कोई सीरियस इंसिडेंट बताते हो, NC नोट करता है, NC नोट करके अपने को भगा देते हैं, मतलब जान लो हो गया। ये जो सिचुएशंस अगर आते हैं, सबसे पहले ये जो पोजीशन है, अभी क्या होता है, अभी अपना जो कानून है IPC, IPC, CRPC, CPC, ये बदल गया अभी जुलाई 23 से, BNSS ऐसे इस तरीका से हो गया। तो आई विल, क्योंकि मैं पुराना आदमी हूँ, इसलिए मैं IPC में और CRPC में ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं आपको बताता, ये जो पोजीशन है 155 CRPC से शुरू होता है। जब आपका ये कंप्लेंट आप जाते हैं, तो आपको भी कुछ करना है। सबसे पहले अगर आपको मारा पीटा, आपको डायरेक्ट चले जाओ, पुलिस स्टेशन जाइए, आप हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पुलिस बैठा है, वहां पे आपका MLC हो जाता है। MLC में आप वो ही करें, उधर जो बैठा वो भी बदमाश होता है, जो डॉक्टर लोग, जो CMO, RMO जो बैठा है गवर्नमेंट मेडिकल, वो भी क्या करता है, उसको भी मालूम रहता है, क्योंकि ये सब है ना लाइन ऑफ एक लीग है, उनको मालूम रहता है ये कंप्लेंट इस तरीका से नहीं हो रहा है, डॉट्स आर कनेक्टेड, ये ऑल आर कनेक्टेड। सो ये जो कनेक्शन की वजह से, लेकिन आपको अगर इंसिस्ट करे, आपको रोना पड़ता है आप पे दूध मिलने के लिए, आपको रोना है, पर आपको झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऐसा नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है, आपको कंप्लेंट लेना है, आपका सुनना है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आता है। लेकिन अपने देश में अभी तक वो फंडामेंटल राइट्स को फुल लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। क्यों? आपको रोना पड़ता है, आपको चिल्लाना पड़ता है। उदाहरण आपको बोलता हूँ, कंट्रोल रूम 0240 या 0240 दिस आर द 2 कंट्रोल रूम औरंगाबाद की है। आप फोन करके देखो, आएगा नहीं कोई। लेकिन मैं ऐसा लोगों को समझाता है, कैसा बोलता है, 10 बार फोन करो, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक फोन करते रहो, 0240 पे या 0240 पे कंटिन्यूस करते जाइए, कंटिन्यूस कर, तो आएगा पुलिस। मतलब इसका मतलब हमको रोना पड़ता है, रोते बिना हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो इसी तरीका से आपके साथ जो कुछ भी बदमाशी होते हैं, मारामारी होता है, आपको सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल कराना चाहिए।
मेडिकल कहते हैं एक्चुअली आपको क्या हुआ वो बताना चाहिए। अभी एनसी केसेस क्या होता है, एक मारामारी हुआ, छोटा मोटा झगड़ा होगा, ये सब एनसी केस ही होता है। अगर सीरियस हुआ, मारामारी के अंदर आपका सिर फूट गया, आपका कोई दांत टूट गया या कोई फ्रैक्चर हो गया, तो दैट इज सीरियस ऑफेंस। इस ये जगह पे उसको एनसी नहीं नोट कर सकते। तो एनसी अगर नोट किया है, आपको इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को आपको कंप्लेन करना है। तो आपको फोन करना है, आपको मेल करना है, नहीं तो रिटर्न कंप्लेन नोट करके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना या इन पर्सन चले जाना। वहां पे जाके आप उनको मिलिए, हमको बताइए मेरे साथ मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, एक्सरे रिपोर्ट है और इसने मेरे को एनसी नोटिंग किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और आपको ये बोलना चाहिए, कैसा होता है जैसे आपने ऊपर जाते हैं, फिर आपको बुला लेते हैं, फिर आपको चाय पिलाएंगे, ये जो ऑफिसर है वो पहले आपको एनसी भी नहीं लिख रहा था, आपको चाय पिलाएंगे, फिर आपको लिखेंगे। वो जगह पे चाय पियो या नहीं पियो, उसका कंप्लेंट नहीं छोड़ना चाहिए। आप उसको ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये लेना, और अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, उनको ऊपर कार्रवाई, क्योंकि सबक सिखाओ। ये हमारा नौकर है, ये हमारा नौकर को हमको नहीं सिखाया तो कौन सिखाएगा? हम दुकानदार मालिक है, वो नौकर, तो हम छोड़ देंगे उसको, तो वो भी इजी हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ये फीलिंग है ना, वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक रिएक्ट करना चाहिए, कुछ होता है, ये फीलिंग उसको लाएगा, तब से आपका कंप्लेंट लेगा, सब कुछ लेगा। और अरेस्ट वगैरह अभी एक्चुअली सेक्शन अलग होता है। एक्चुअली क्या होता है, आजकल सीरियस ऑफेंस को छोड़ के अरेस्ट करने का जो प्रोविजंस खत्म होता जा रहा है। क्यों? अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अपना डेमोक्रेसी में, फ्रीडम। किसी को भी हो सकता है तो अरेस्ट नहीं करना, मैक्सिमम लेवल। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम बोल चुका है ऐसा। मैक्सिमम मोस्ट प्रेशियस थिंग इन आवर लाइफ इज आवर फ्रीडम। तो फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना जैसा कुछ तो छोटा मोटा अरेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस 41A 50A सीआरपीसी में प्रोविजंस इसलिए लगाया। और एक बार ध्यान रखो, मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं, जब भी आपको कोई अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने का जो तरीका है वो आपको लिखित देना चाहिए अपना भाषा में। मराठी वाले को मराठी, कन्नड़ वाले को कन्नड़, मलयालम वाले को मलयालम, तमिल वाले को तमिल भाषा में, औरंगाबाद की पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस, ऐसा देना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कैसे अरेस्ट करना है वो आपको बताना चाहिए। ये तरीका रहता है। ओके। हाँ जी। सो एज पर आपके इतने केसेस हैं एंड यू फाइट फॉर करप्शन अ लॉट, ऐसा कोई इंसिडेंट आप बोलिए, जैसा मैंने अभी जब बात किया या मालूमात किया, तो बहुत सारे केसेस आपके जजेस के अगेंस्ट, जजेस हो गए, डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस ऑफिस, जजेस के खिलाफ कुछ कुछ केसेस हमने किया है। हाँ, एक्चुअली जज मेरे ऊपर केस किया है इनफैक्ट, अच्छा, क्योंकि एक मैटर पे वो करप्शन केस था। वो करप्शन केस में ये स्पेशल में नाम ये सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता नहीं हूं। नाम नहीं, आप उसका तो उसमें ऐसा हुआ है, वो मैटर पे कुछ लोग मेरे पास आए, मुझे पैसा ऑफर किया है, आपको साथ देना है। एक्चुअली मेरा कुछ फ्रेंड्स उनको लेके आया मेरे पास कि बोला कि आप ये पैसा ले लो। अच्छा था, कुछ 10-15 लाख रुपए थे। तो मैंने बोला नहीं, पैसा लेके मैं जो केस करने के लिए जो किया है वो मुझे रियली परेशान हुआ, कभी मैंने केस किया और ऐसा पैसा लेने का बिजनेस करने का तरीका नहीं है मेरा, तो ऐसा बताया। तो उसने इसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, वो मैटर ऑलमोस्ट डेली रखा था कोर्ट में, स्पेशल एंटी करप्शन केस में डेली मैटर रखा था। ये समवेयर 2000-2005 की मैटर है। तो डेली मैटर रखना शुरू हो गया, तो मैं परेशान हो गया, तो आई वाज सम नर्वस हो गया, कुछ परेशान हो गया। एक दिन मैंने आई फेल्ट सम क्या बोलता है, पल्स रेट बढ़ गया, हार्ट बीटिंग बढ़ गया, ऐसा कुछ फीलिंग हो गया। तो मैंने हॉस्पिटल गया, एडगेवर हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे हार्ट पेशेंट को मिला। मैं थोड़ा बीमारी से डरने वाला भी व्यक्ति हूँ, तो जाके डायरेक्ट चेक कराया। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा टेंशन है लगता है, यू टेक रेस्ट। मैं बोला सर रेस्ट नहीं ले, मेरा डेली मैटर रखा है। बोला कोई एंटी करप्शन केस चालू है, वो डेली मैटर रखा है। बोला तो डेली रखा है, तो बोला आपको मैं लिखित देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लिखित देता हूँ, आपको छुट्टी देंगे कोर्ट ने? बोले शायद मुश्किल है सर, आई एम वेरी मच वरीड। तो एनी हाउ उन्हें मेरे को टिकट लिख के दिया। लिख के देने के बाद उसने वो सर्टिफिकेट लेके मैं दूसरा दिन कोर्ट में पहुंच गया। सर मुझे 1 हफ्ता का रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने बोले। तो उन्हें बताया, वाई मिस्टर मंजूरियल, you bought a certificate from such a big hospital, how much you paid? The judge asked. Judge asked me this question.
मैंने वो डायस पे उनको बोला है, मुझे तुम्हारा ऊपर भरोसा नहीं है, तुम भरोसा का लाइक जज नहीं है। You said to him. यस हाँ. मैंने उनको बताया तो उन्हें फट करके उसको बहुत टेंशन आ गई। वो अपना पेन फेंका, पुलिस कॉल द पुलिस, अरेस्ट हिम। मैंने बोले सर मैं एलएलबी किया हूँ, मुझे मालूम है, अभी आपको जो भी करना हाई कोर्ट करना है, ट्रांसफर पिटीशन मैंने जो बोल दिया और लिख दिया है आपको, मुझे कोर्ट में नहीं चलाना है मैटर। तो अभी आपको जो भी करना है मेरे ऊपर का, अगर कंटेम्प्ट करना है, जो भी करना है, आपको ऊपर के कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना है बोला। तो उन्हें ओके, वो सेंड मी, उन्हें नोटिस भेजा, मुझे शॉकस नोटिस भेजा और काफ़ी टाइम चला वो मैटर। उसमें मुझे हाई कोर्ट जजेस ने मुझे बोला सुरेश मेंजर हाउ ग्रेट रेस्पेक्ट टू लॉ एंड जुडिशरी, ऐसा मुझे एक सर्टिफिकेट के रूप में ऑर्डर पास किया है और वो जज के विरोध में ऑर्डर पास हुआ है। ये मेरा एक मैं सोचता हूँ मेरा न्याय का जो मैं फॉलो करता है, लॉ को फॉलो कर फॉर द राइट। यस, इस तरीका से वो जजेस के खिलाफ भी हुआ, बाद में वो जज का ट्रांसफर हो गया, इंडस्ट्री कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। इस तरीका से एक एक्टिविटी हुआ था। और जजेस की जो मेरा कहना वो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया, मैंने काफी साल से बोल रहा हूँ, ये जो नया जजेस जेएमएफसी जजेस बोलते हैं, मजिस्ट्रेट्स जो आते हैं, वो क्या करते हैं, काफी लोग जो एलएलबी पढ़ते हैं, पढ़ने को दिल से नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, मतलब रट्टा क्या बोलते हैं उसको, कॉपी करते हैं। वो कॉपी करने के लिए बाय हार्ट पढ़ते हैं और एग्जाम लिखते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट एलएलबीस। तो वो पढ़ने के पास होने के बाद वो मूड पे जैसे एलएलबी पास हो गया, वो तुरंत जेएमएफसी एग्जाम भी लिखते थे। जेएमएफसी एग्जाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम लिख देते हैं। एग्जाम लिख देते तो एक ट्रेनिंग देते हैं, वो डायरेक्ट 23-24 उम्र में वो जज बन जाता है, नो एक्सपीरियंस। और ये जज की कुर्सी पे बैठने के बाद उनको एक ऐसा फीलिंग होता है मैं कोई बहुत बड़ा बन गया, हाथी के ऊपर बैठा जैसा। मेरा ऊपर कुछ लोग पर्सनालिटी क्या होता है, एरोगेंस, किसी को ईगो, किसी को ऐसे बहुत कुछ कैरेक्टर ऑफ होता है। वो कैरेक्टर जजेस में भी होता है। कुछ जजेस बहुत कन्विक्शन मूड पे रहते हैं, कुछ लोग छोड़ने के मूड पे रहते हैं, ऐसा अलग अलग है। दैट इज पार्ट ऑफ क्वालिटी, बट दे हैव जस्टिफिकेशन फॉर ईच एक्शन। तो ऐसे लोग अगर जज बन के बैठेगा, बोलेगा मेरा डिस्क्रिशन पावर है, आई विल पास द ऑर्डर। तो डिस्क्रिशन पावर क्या होता है? डिस्क्रिशन पावर पास करने के लिए रीजनिंग होना पड़ता है, प्रॉपर रीजन व्हाई दिस डिस्क्रिशन हैज बीन यूज्ड बाय द जज अंडर द डिस्क्रिशन पावर, दैट शुड बी शोन इन देयर जजमेंट। ऐसे नहीं मेरा डिस्क्रिशन इतना लिख दिया नहीं होता। डिस्क्रिशन इज अ पार्ट ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ ए जज। वो डिस्क्रिप्शन बताओ, अगर वो ईगो क्लैश होते हैं, वो तो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं करूंगा। और इसमें क्या होता है, 2-4 साल चले जाते हैं, अपील करोगे, वो आगे बन के वो जीत जाते हैं, वो जो अक्यूज्ड हो जो भी हो, क्योंकि उसके अंदर ब्लंडर्स काफी रहते हैं उनका ऑर्डरों में, जो जेएमएफसी ऑर्डर्स में। तो ये काफी साल का एक्सपीरियंस से सुप्रीम कोर्ट समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट को मालूम पड़ गया ये गलत हो रहा है। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक ऑर्डर पास कर दिया है, मिनिमम 3 साल एडवोकेट बन के प्रैक्टिस करने के बाद ही जज बने। जेएमएफसी परीक्षा पास हो जाओ, लेकिन 3 इयर्स का मिनिमम प्रैक्टिस करने के बाद ही उनको जज बनने को अधिकार थी। ये अच्छा एक ऑर्डर है, एक हिस्टोरिकल ऑर्डर है। अरे क्योंकि इससे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि मिनिमम प्रैक्टिस होना जरूरी है। सही। अभी जैसा आप तो लॉयर है और आपके पास कोई क्लाइंट अगर आता है, चाहे वो विक्टिम हो या चाहे वो उसने गलत किया हो, एंड जब आप केस लेते हैं तो वो सामने वाला जो भी है आपका क्लाइंट, एक कन्फेसेस यू कि मैंने एक्चुअली में ऐसा किया है। कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन केम टू यू एंड सेड कि सर आई हैव डन सम काइंड ऑफ थिंग जो रॉन्ग है, लॉ के हिसाब से ऐसा ऐसा है, बट सेव मी फ्रॉम दिस। क्योंकि लॉयर्स का तो काम ही है, आप न्यूट्रल रहना पड़ता है आपको क्लाइंट के हिसाब से। तो अब ऐसा होता है आपके साथ कि क्लाइंट कन्फेस करता है? क्लाइंट कन्फेस नहीं करते, क्लाइंट बताते हैं क्या हुआ, एंड स्टिल और वो समझो वो जानबूझ के किया तो हो गया मेरे से, ऐसा थोड़ा से ऐड करेंगे वो, मैं चाकू मारा मेरे हो गया, मैं चाकू मारना पड़ा, एंड स्टिल यू हैव टू डिफेंड। यस, सम काइंड ऑफ बताते हैं वो, बाकी हम रीड कर सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस देयर इज। तो उतना है। कुछ लोग है वो ओपन बोल देते हैं, स्पेशली कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो, वो ओपन बोल देते हैं हमने उसको मार दिया, अभी क्या करना है, हमको बचाओ।
इस तरीके से बात करते हैं। वो अलग अलग टाइप ऑफ के इंडिविजुअल्स What do you do in that situation? कि जब कन्फेस कर दिया, you know that the person has done a wrong thing, but you still have to defend him. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। हाँ, क्योंकि अगर मैंने प्रोफेशन ले लिया, अगर मैं नहीं किया और कोई करेगी, तो मेरा मेरा इनकम बंद हो जाएगा, तो मेरा प्रोफेशनल इनकम बंद हो जाएगा। तो I had what we are trying to do. Suppose somebody has killed someone. Okay, we are defending that killer, accused. उनका कुछ सही होगा, वो सही को हम कोर्ट के सामने करते हैं। कोई न कोई पॉइंट व्यू में क्यों मारा गया है, क्यों मारा है। जब हमको भी मालूम है मर्डर टोटली एविडेंस उसका खिलाफ हो गया, और उधर हम बोलते हैं उसको कम से कम शिक्षा दो, कम से कम पनिशमेंट दो, ऐसा भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को। ये मतलब व्हाट वी कैन डू फॉर हिम और फॉर द बेस्ट फॉर हिम। उसका कहाँ उसका गलती हुआ है, कहाँ वो सही है, वो चीज हम कोर्ट के सामने रखते हैं। तो शायद उसको 10 साल का मिलने वाला 6 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, कभी छूट भी सकता है। तो उसका जो वो सामने कोर्ट के सामने रखता है विद एविडेंसेस, विद सपोर्टिंग एविडेंसेस, उसमें उसका वो करना ही पड़ता है। दैट इज आवर प्रोफेशन। वो तो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। इवन डॉक्टर्स, अगर कोई मर्डर किया हुआ है, उसका सामने आ गया तो उसको बचाएंगे ना, उसको मार डालेगा नहीं। वो तो ओथ है, हर किसी की ओथ लेने में पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। वी आर आल्सो लाइक दैट। अभी करंटली एक चीज बहुत ज्यादा कैसा बोलेंगे इजी हो रही है, और बहुत ज्यादा उसके केसेस भी आ रहे हैं, जो फेक एलिगेशंस लगते हैं बाय सम पर्टिकुलर वुमेन, बाय सम पर्टिकुलर गर्ल और सम बॉय। कोई रिलेशनशिप के जो एलिगेशंस होते हैं, फॉर सम एलिमनी बोल लो, या कोई ज़बरदस्ती फंसाने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, या किसी से मैनिपुलेट होके, या किसी से फंडिंग लेके किसी के बारे में बुरा बोलना। इन सच ए केस व्हाट शुड अ पर्सन डू? ओके, दैट इज क्वाइट ऑफन, क्योंकि पूरा आईपीसी का सेक्शन को मिसयूज करने से बिकॉज आई हैव स्टडीड दैट कि एक अगर वुमेन जो है जाके पुलिस स्टेशन में बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये वो चीज़ को चेक नहीं करते, वो चीज़ को वेरीफाई नहीं करते। दे ट्रस्ट द वुमेन कि इन्होंने बोल दिया, हाँ एफआईआर लिख दिया, और एफआईआर एक बार आपकी चार्ज होगी तो फिर लाइफ ही खराब हो गई इन शॉर्ट है किसी चीज़। उसके बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी अच्छा औरत, कोई लेडी, डिसेंट लेडी या गर्ल, कोई भी अपना अपमानित करने वाला बातें किसी पुलिस स्टेशन में जाके किसी ऐसा जगह पे नहीं बताएंगे। एक क्या बोले, एक सोच, एक फीलिंग ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। लेकिन अगर इस तरीका से आप बोलते हैं वो व्यक्ति का, तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव अदर साइड बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नॉर्मली बोलेगा नहीं, तो उसका कैरेक्टर अगर आप खराब शो कर सकते हैं, अगर वो कैरेक्टर सही नहीं है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल वुमन और अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, शी इज अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस। अभी मेरे पास एक केस आए थे, द पर्सन वाज अ शिप कैप्टन, एंड द लेडी वेरी ब्यूटीफुल लेडी, 30-35 की है, उसका एक लड़की भी है, वो 16 शादी किया है, 16 मैरिज किया है। और इस टाइम वो मैरिज टाइम पे वो लड़की के ऊपर, उसका खुद की 15-16 साल की लड़की है, और उनको ऊपर वो लड़की को नाम से वो हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन करता है, मेरा लड़की को रेप करने की कोशिश किया हस्बैंड ने। और हस्बैंड चले जाते हैं पॉक्सो, 18 साल का नीचे पॉक्सो आता है, तो हस्बैंड चले जाते हैं जेल में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट है, जेल हो जाता है। और उस टाइम पे वो केस मेरे पास जब आए, मुंबई की मैटर था वो, जब आए हमने वो कैरेक्टर चेक किया, वो लड़की, तो हमने फेसबुक, वो इंस्टाग्राम वगैरह गए, तो ये सब ऐसे नंगा कपड़ा पहन के बैठ के दारू पी रहे और पूरा एंजॉय कर रहे, पूरा फोटोस निकाला हमने, कोर्ट के सामने रखा है, दिस इज द पर्सन, दिस इज द कैरेक्टर, तो उनको बेल मिल गया। ये एक्सेप्ट करती कोर्ट एक्सेप्ट करते हो? कोर्ट को भी वही बोलो ना, एक जन जाके विदाउट एविडेंस, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा, विदाउट एविडेंस एक जन आके बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, विदाउट मेडिकल, विदाउट, यहाँ पे भी गलती आई, उसको इमीडिएट मेडिकल लेके जाना चाहिए, मेडिकल लेके जाए, उसको इमीडिएट अरेस्ट करने से पहले मेडिकल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जब लेडीज की कंप्लेंट्स आते हैं इमीडिएटली एफआईआर करो, पहले एफआईआर करते तो नेक्स्ट अरेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि ऐसे केसेस में कोई एनक्वायरी नहीं, नो इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट अरेस्ट, बिकॉज काफी जगह पे
लेडीज के ऊपर अत्याचार होते हैं और उसको कंप्लेन लेता नहीं है और रजिस्टर नहीं होता है, उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, स्पेशली गरीब हो, वर्किंग क्लास हो और बड़े बड़े सामने पॉलिटिशियंस हो, उनका केसेस लेता नहीं है। उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इमीडिएटली इनका केस रजिस्टर करो। तो यहाँ पे माइनस और भी होता है, प्लस भी होता है, एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। वो उसलिए क्या करना है, उसको कैरेक्टर को हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई रेप केसेस फाइल करता है, वो पर्सन कैसा है, तो कैरेक्टर के हिसाब से बेल में अपन उसको रिलैक्सेशन बेल मिल सकता है। सो एज योर एक्सपीरियंस, आप इतने साल आपकी वर्किंग है, आपने बहुत सारे केसेस देखे और आपको रिसेंट सिचुएशंस वगैरह भी पता है। ये क्वेश्चन के दो पार्ट है कि डू यू रियली थिंक दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज यूजफुल, और कि वो रियली हेल्प करते एक सिटीजन को, और इसका एक अदर पार्ट है कि आपको सही में लगता है कि पुलिस वाले इतने करप्ट हो गए कि नॉर्मल एक सिटीजन को आज की टाइम में कुछ भी चीज करने के लिए, इवन फॉर द पासपोर्ट वेरिफिकेशन, करप्शन को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इसकी दोनों के यस, दोनों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पुलिस हेल्पफुल है, पुलिस रूल के अनुसार, लॉ के अनुसार पुलिस हेल्पफुल है, एक लेवल तक आज भी हेल्पफुल है, क्योंकि एक आधा जगह पे कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, रेप होता है, गुंडागर्दी होता है, वहां पुलिस ही जा सकता है। वहां पे जाके वो, क्योंकि दे आर आर्म्ड, दे आर इक्विप्ड, दे आर फोर्स, तो दे कैन गो देयर, वो बच जाएगा, अपना कंट्रोल पे ला सकता है इश्यूज को। और कौन जाएगा? पब्लिक तो जा नहीं सकता है, पब्लिक गया तो उनको ऊपर फिर केस हो जाता है, तो वो एक हद है। लेकिन ये जो अधिकार है, मिसयूज होते हैं या नहीं होता है, दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि पुलिस एक्चुअली हेल्पफुल में आते हैं क्या? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये लेवल तक, एक लेवल तक वो सर्टेन परसेंट, लेकिन 80% नहीं, क्योंकि 80% ने ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पब्लिक, पुलिस पब्लिक के लिए है, पुलिस मंत्री के लिए नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? अपने राजा सिस्टम चालू है, राजा सिस्टम। हम लोकशाही नहीं है, हम राजाशाही चल रहा है। अपना हर लीडर एक राजा समझता है, डिक्टेटरशिप समझ, हर लीडर एक राजा समझता है। उसका बैठने का स्टाइल देखो, कुर्सी देखो आप, कोई कोई पार्टी का लीडर कुर्सी कैसा बैठा रहता है, महाराजा जैसा बैठा रहता है। एक्चुअली पब्लिक है, हम सबसे टॉप में है, पब्लिक है। यहाँ पे जो वोटर्स है, वोटर्स पब्लिक, लेकिन ये जो लीडर्स को मालूम है ये पब्लिक गधा है, ऐसे सोचता है। क्यों? अनपढ़ है वो, उसको नहीं मालूम है। वो उसको जो भी जैसा है मोर कर सकता है, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, और कास्ट का नाम पे, रीजन का नाम पे, रिलीजन का नाम पे घुमा सकता है, मोर कर सकता है, बिकॉज उनके सोचने का पावर नहीं है, राइट और रॉन्ग। अगर कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ एक्शन करते हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, रोड बनाते हैं, वहां पे ये सही है क्या गलत है, ये बोलने का ताकत उसमें नहीं है, नॉलेज नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो देश की मालिक ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में देश की मालिक अच्छा पढ़ेला, एजुकेटेड, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो अपना नौकर को सेलेक्ट करने के लिए। ये 80% 5वां क्लास 7वां क्लास पढ़ा हुआ लोग है, 7 से लेके अनपढ़ तक है 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 10th पास कितना है अपना? 10 to 12%। ग्रेजुएट कितना है? 2%। टोटल पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा हूं। पोस्ट ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स 1%। तो ये जगह पे 80% जो है वो चुनते हैं हमारा सरकार को, वो सही नहीं। कोई भी बैठा है, अपना प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बैठा है आज सत्ते में, वो एक अनपढ़ लोग चुन के दिया है। वो सिस्टम नहीं चलता है। वो सिस्टम में जब चलते टाइम पे ये पुलिस ही सबसे पहले एक स्टेट का सपोर्ट क्या है? पुलिस स्टेट के लिए अगर अच्छा काम करके भगवान जैसा काम कर सकते हो, वो एक स्टेट की हर परेशानी को दूर कर सकता है। लेकिन क्या होता है, एक मंत्री आए तो 50 पुलिस तो उसके पीछे चले जाते हैं, वो पब्लिक का रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं है पब्लिक का रोड ब्लॉक करने का। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 2 लोग आते टेंडर, अगर सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं रोड ब्लॉक कर सकते हैं। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देना चाहिए, पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए है। इनको मिनिस्टर का, एमपी, एमएलए का सिक्योरिटी बन के, वॉचमैन बन के रहने का लायक नहीं है, और कर वो सीखा भी नहीं एक्चुअली, उनको मालूम भी नहीं हो उनका क्या काम है, उनको क्या सिखाया है। उनको पुलिस ट्रेनिंग कैंप में क्या सिखाता है? व्हाट इज पॉलिसी? प्रिवेंशन ऑफ
criminal activities, prevention of criminal activities, prevention of दंगा, झगड़ा, चोरी, रेप, ऐसे जो खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। सबसे पहले प्रिवेंशन है। होने के बाद, डेथ होने के बाद वो चारों बाजू पट्टा लगाता है, पिक्चर में देखते हैं ऐसा, पुलिस नो एंट्री, वो नहीं है पुलिसिंग। पुलिसिंग इज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये नहीं करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो मैं कंज्यूमर कोर्ट कलेक्टर ऑफिस में गया थे, तो पुलिस कम से कम 40-50 पुलिस थे, वो रुका दिया मुझे, बोला आप अंदर नहीं जाने का। मैं अंदर जाने का कोर्ट है, बोला अभी यहाँ गाड़ी नहीं पार्क करने का। तो मैं 1 किलोमीटर दूर जाके पार्क किया, भाग के मेरा कोर्ट के आया, मेरा मैटर शुरू हो गया। तो आई वाज गास्पिंग, मैंने टाइम ले लिया कोर्ट से, बोला सब आदि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं मैटर को मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ। And why did they stop you? Because some minister has come there, collector office. I am going to file a writ petition against this. Well, I am going to file. For security reasons. Yes, what is the kind of, so police को समझना चाहिए, we have intelligence bureau, we have SID, we have CID, वो ये सब समझ के लेना चाहिए। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर आ रहे हैं, MP आ रहे हैं, उसको क्या करता है वो समझ के लेना। हम 21st सेंचुरी हो गए, इधर भी हमारा शो ऑफ जैसा 50 पुलिस का जरूरत क्या है? 2-4 पुलिस मॉनिटर कर सकते हैं उसको, हर मूवमेंट उसको मॉनिटरिंग करे इन कैमरा से। 2-4 पुलिस रखिए, दे आर आर्म्ड, दे आर ट्रेन्ड। क्या जरूरत है 50 पुलिस को? इट इज जस्ट अ शो ऑफ। इसमें पुलिस की कितना बड़ा फोर्स को वहां पे डाइवर्ट करके 4-5 घंटे, कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। वो जगह पे ये मिनिस्टर खुद बोलना चाहिए मेरे को इतना सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बोला है, केरला के चीफ मिनिस्टर बोला है हमको नहीं चाहिए इतना सिक्योरिटीज, हम अपना ये जाएंगे। ओ इज्जत प्लस सिक्योरिटी जिसको चाहिए उनको दीजिए, इज्जत प्लस सिक्योरिटी या इज्जत सिक्योरिटी दीजिए, जो भी देना दीजिए। बट इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, पब्लिक को डराने के लिए, पब्लिक के सामने एक शो ऑफ करने के लिए, अपना ताकत प्रदर्शन करने के लिए पुलिस के मिसयूज नहीं करना चाहिए। इवन अपना इट इज रिक्वेस्ट टू आवर मिनिस्टर्स ऑल्सो। सही। सो ये सब तो चीज़ें सर ये जनरल है, पर जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत होती है जानने की, क्योंकि बाय सीइंग द मूवी सीरीज वगैरह एक टर्म बहुत पॉपुलर है, थर्ड डिग्री टॉर्चर जिसको बोलते हैं बेसिकली, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक पॉइंट ऑफ क्रिमिनल चीज़ के ऊपर वो एज पर द केस वो उतना स्ट्रिक्ट किए जाते हैं, या जब आप बोलते नहीं है कुछ इन्वेस्टिगेशन के टाइप पे वो करते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है और उसमें करते क्या है, ये थोड़ा ओके। ये 3rd डिग्री ट्रीटमेंट यहाँ पे भी पिक्चर मूवी से हम इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगेन हमारा देश की अनपढ़ का, इलिटरेसी का एडवांटेज लेते हैं लोग, क्योंकि बहुत लोग को नहीं मालूम है पुलिस स्टेशन को क्या बोलना है, पुलिस से कैसे अप्रोच करना, वो कैसे मालूम है क्या पुलिस। मैंने काफी देखा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं साहब आपके पास कुछ है, सब कुछ आप कर सकता है। सब ऐसा नहीं है, कानून एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के फॉलो करते हैं, वो भी कानून को फॉलो करना पड़ता है, हमको भी कानून को फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट को भी कानून फॉलो करना पड़ता है, और जजेस को भी करना पड़ता है। लेकिन ये पब्लिक क्या सोचता है, सर आप कर सकते हैं, सर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पुलिस को बोल के पुलिस को बड़ापन देते हैं। और पुलिस क्या करते हैं, आप कोई बोला, आपने थोड़ी देर पहले मुझे पूछा है कि पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट के वेरिफिकेशन करने टाइम पे वो 500 रुपया मांगते हैं, ठीक है, वो 500 रुपये नहीं लिया तो आप 500 रुपये जबरदस्ती उसको पॉकेट में डाल के भी देते हैं। ऐसा लोग भी देखा मैंने। बोला सर ले लो सर, बोला नहीं चाहिए, नहीं ले लो, तो उसको आदत बैठाता है। वो क्या सोचता है 500 रुपये मिल गए, अगले बार जाके अगले वेरिफिकेशन के टाइम में बोले मेरा 500 रुपया दो, नहीं 1000 रुपया दो, तो वो उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया, वो अपना शुरुआत किया, क्योंकि पब्लिक हैव नो कंप्लेंट, पब्लिक कंप्लेंट नहीं करता है। अगर 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट करते हैं रोड पे, अपन मैंने ये जो सोशल मीडिया में वगैरह देखा है, रोड पे मारते हैं गालियां, इवन गालियां गलौज, पब्लिक के साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, सर करके बोलना चाहिए पुलिस। अरे तेरे बात छोड़ो, सर करके बात करना चाहिए, भाई साहब करके बात करना चाहिए, लेडीज को रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। उससे आप उसको गाली देने से क्या होता है मालूम है, मैं तुमको डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, थ्रेटनिंग कर रहा हूं, एक्सटॉर्शन है, वो एक्सटॉर्शन है, आपसे पैसा वसूल करूंगा, इतना पैसा 25,000 पे जमा कर दो, तेरा सब कुछ काम हो जाएगा। आप तो धमकियां दे रहे ना, दिस इज अ क्लियर कट एक्सटॉर्शन। ये जो तरीका है बंद करना चाहिए।
मतलब आपको भी जो पब्लिक है जिसके साथ जो इस तरीका से अत्याचार होता है वो जाना चाहिए डायरेक्ट हॉस्पिटल। मैंने वापस बोल रहा हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, बोलो मेरे को पुलिस ने मारा, आप रिकॉर्ड कर दीजिए। ये गरीब लोग हैं, ये मेरे पास आइए, अगर जिसके पास पैसा नहीं है मेरे पास आइए, मैं सबक सिखाऊंगा। आई विल शो देम हाउ आई कैन टीच देम। कैसे होता है ये, जब तक पब्लिक इस तरह पब्लिक बॉस नहीं बने, जहां बॉस है ये हरकत हो कोई एमपी एमएलए के साथ करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर के साथ करेगा, कोई रिच क्लास के साथ करेगा, जो एजुकेटेड क्लास का करेगा, कोई वकील के साथ करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करते हैं? ये सब कुछ सीधा साधा लोगों के ऊपर करते हैं, अनपढ़ लोगों के ऊपर करते हैं, गरीब लोगों के ऊपर करते हैं। क्योंकि गरीब लोग का ये आदत है सलाम करने का, हाजी करने का, झुकने का, पैर पकड़ने का, उसमें वो एनकरेज हो जाता है। और वो सामने वाला मैं एक्सेप्शन होता है, मैं हर एक पुलिस गलत है ये नहीं बोलता हूं, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स है। अभी मैं मेरा व्यक्तिगत बोलेगा, मेरा कुछ भी सब कुछ काम होता है, मैं छोटा सा लिख के दे दिया कंप्लेंट होता है, मैं कुछ भी फोन करके कंप्लेंट होता है, एक्शन होता है, ये बात अलग है। लेकिन सबको मिलना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। वो अपना कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए और उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। एक थर्ड क्लास आदमी के साथ चल रहे कि एटलीस्ट कंप्लेन के साथ तो करो, इवन अक्यूज के साथ भी नहीं कर। अक्यूज आप क्या सोचते हैं, अक्यूज नहीं बोल सकते, आप आरोप करा सकते हैं, आप उसको गुनहगार साबित नहीं हो कर सकते, आपके पास वो राइट नहीं रहता आप गुनहगार साबित करने के लिए। तो उसके साथ उस तरीके से बर्ताव करो। ये कितना भी बहुत बड़ा गुनहगार हो, कोर्ट ने इस तरीके से गाली नहीं देते है उसको, कोर्ट के सामने आता है जज या वकील, कोई उनको गालियां नहीं देते हैं, उनको वही हिसाब से बात करते हैं जैसे वादी के साथ बात करते, प्रति के साथ भी बात करते हैं। नहीं, पर इसे सही में वो नेल प्लकिंग वगैरह इतना एक्सट्रीम टॉर्चर करना ये होता रियल में 3rd डिग्री में? अभी ये सब बोलते हैं, हाँ। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस में तो नहीं है, नहीं, अभी मेरा एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं है, ऐसा कोई केस मेरे पास तो नहीं आया कि नेल प्लकिंग करते हैं, टायर के अंदर लटकाते हैं और बल्ट से मारते हैं। ये सब चीजें पुराना जमाने में होता होगा, क्योंकि ब्रिटिश कैसा होता है, अपना जो पुलिस है, वी हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश पुलिस। ब्रिटिश में जो इंडिया लोगों को परेशान करने के लिए तैयार किया पुलिस था, तो वहां पे तंग करते थे, मारते थे, पीटते थे, जेल में डालते थे। ऐसा कोई क्या बोलता है, अंडा सेल जो क्रिएशन बोलते हैं ना, कुछ भी दरवाजा नहीं है ऐसा जगह पे डालते हैं, अंडरमैन जैसा जगह पे ये क्या बोलते हैं भगा देते हैं, ये सब कुछ करता था। उसका फॉलोअर्स आज भी है, वो फॉलो सिस्टम में कुछ लोग कहीं कहीं करता होगा, लेकिन क्वाइट कॉमन तो नहीं है, काफी टाइम से बंद हुआ। याद है आपको 1975 इमरजेंसी पीरियड में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट केरला की नक्सलेट बोल के उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, और उस केस में उसका फादर ने जो केस लड़ा उसमें पुलिस डीजीपी, पुलिस मिनिस्टर और नीचे का जो सर्कल इंस्पेक्टर और अदर इंस्पेक्टर, सब पुलिस लोग, कम से कम 15-20 लोग अरेस्ट हो गया, उनको ऊपर मर्डर केस चार्ज हुआ। इवन द होम मिनिस्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। 1975-77 का पीरियड में इमरजेंसी की, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी पीरियड पे इस तरीके से हुआ था। तो जो लड़ सकता है, जो लड़ना चाहिए इस तरीके से, प्रोफेसर इचरवारियर नाम था उसका लड़का का नाम राजन था। राजन, ही वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ही वाज कॉट बाय द पुलिस और उसको ऊपर एक्यूजेशन लगाया, वो नक्सलेट है, उसको बहुत टॉर्चर किया, मारा। इसके बाद काफी टॉर्चर कम हुआ है। अच्छा, टेल अस अबाउट कि वंस एन एडवोकेट बिकम्स अ जज, क्या सैलरी होती, क्या पर्क्स रहते, क्या इन्फ्लुएंशियल पावर रहती एक जज की और एक हाई पेइंग एडवोकेट की, जो अपर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते ही जब चीजें। एडवोकेट्स को कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बार काउंसिल अगर दिया है तो भी वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। बार काउंसिल कुछ स्ट्रक्चर्स दिया फीस के स्ट्रक्चर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फीस जैसे सामने वाला फीस अफोर्डेबल है इस तरीका से, मैं फ्री केसेस भी करता हूँ। फ्री लोगों को, मैंने जो गरीब लोग मेरे पास आए, मैंने उनको वापस नहीं भेजा पैसा नहीं है बोल के, उनका फ्री लड़ा, मैं जीत के उनको न्याय दिलाया। ऐसा भी केसेस मेरे साथ हुआ है, वो करता है। और कभी 10 लाख भी लेते हैं, कभी 2 लाख भी लेते हैं, कभी 5 लाख भी लेते हैं, इस तरीका से चार्जेस करते हैं
और सुप्रीम कोर्ट जो वकील 25 लाख भी लेते हैं, 50 लाख भी लेते हैं। इस तरीका से केसेस से पर आवर चार्जेस करते हैं, ऐसा अलग अलग 25 lakhs per hour. 10 lakhs per hour to 5 lakhs per hour, ऐसे different advocates अपना चार्ज करते हैं। There is no prohibition on that Just a charge। consultation fee. अभी ये advocates की नहीं, टोटल फीस हो सकता है, कंसल्टेशन फीस अलग होता है। कंसल्टेशन फीस कुछ फॉर 1 hour 2,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, इस तरीका से भी लेता है। इवन लाख रुपये लेने वाला भी वकील है। वकील अलग अलग है, उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फीस के लिए, अभी तक नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में भी नहीं आते ये लोग। डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्यूरेसी कितनी है। Yes, how you are performing, how you are success rates, how you are how you are influence the judges, ये सब आते हैं शायद जजेस, मतलब इन्फ्लुएंस ब्राइड की बात नहीं है। how you can perform before the judges, मतलब कैसा होता है, वकील को समझो, सामने वाला पुलिस को समझो, केस लड़ने के लिए एक अपने को केस समझने के लिए, केस को आर्ग्यूमेंट करने के लिए जजेस को समझो। जजेस भी अलग अलग कैरेक्टर का होता है। कुछ जजेस होता है कन्विक्शन मेंटालिटी का रहता है, कोई भी सामने आता है तो कन्विक्शन देता है, और बहुत जजेस ऐसा है जो इनको सब कुछ छोड़ देते हैं, जान दो चांस, गिव चांस, इस तरीके से। डिपेंडिंग ऑन द नेचर। अतः यू शुड अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द जजेस ऑल्सो। आप अदर साइड का वकील को पढ़ो, मैटर को पढ़ो, जजेस को भी पढ़ो, ये सब चीज को ध्यान रखते हुए केस लड़ना पड़ता है। एंड व्हाट फर्क्स जज वगैरह? Judges are getting from lower courts, there's some 45, now that the 8th pay commission is coming, probably 65-70,000 they may be getting. And high court judges are getting 2.5 to 3 lakh or lakh rupees they are getting. The traveling expenses. Yes, they are getting other things, and traveling expenses are they getting. Okay. Before we close, we'll talk about your NGO, Yes. your foundation, NGO, whatever. Please tell us about what you do in that. आप उसमें particularly क्या करते हैं, आपका मोटिव क्या है वो चीज को लेके? मास इंडिया माहिती सेवा समिति जो बोल के ये हमारा ये सकरना मैंने 2008 में स्थापना किया है, क्योंकि ये जो संगठन के अंदर हम करप्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स, फाइट अगेंस्ट करप्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस तरीके से जो राइट्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, जानकारी देना। मैंने बोला ना, अपना देश बहुत अनपढ़ है, इलिटरेसी काफी ज्यादा है, इस तरीके उनको मालूम नहीं रहता है क्या राइट्स है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, सिटीजन चार्टर आया, लोकपाल आया, ये सब चीज को एक मिक्स करके हाउ टू बी ए गुड सिटीजन और अलर्ट सिटीजन, एक देश की जनता कैसे अलर्ट होना चाहिए, कैसे अपना देश की अकाउंटेबिलिटी में, ट्रांसपेरेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि हम एक मालिक है देश की, जो हम वोटर्स है, हम सिलेक्ट करते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो हम उसको मालिक के रूप में बनते हैं। तो मालिक के पास क्या क्या राइट होना चाहिए, मालिक क्या करना चाहिए, मालिक के पास बहुत राइट्स है लेकिन यूज नहीं करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर काफी काम कर सकता है, रोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में चेक कर सकता है, पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में चेक कर सकता है, जजेस की बारे में पूछ सकता है, गलत जजेस कौन है, सही जजेस कौन है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर करवा सकता है। जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है, उसके ऊपर पब्लिक अथॉरिटीज है, वहां पे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वर्क इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वर्क डन इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो ऑफिसर्स चेक कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को चेक कर सकते हैं। हर जगह पे जहां पे भी सरकार की सपोर्ट से जो ऑफिस फंक्शन हो रहे हैं, सरकार की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट से होता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इसमें सब जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है, ये सब चीज को हम चेक करने का एक अधिकार मिलता है। दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को हम मैक्सिमम स्प्रेड किया। मैंने 300 से ज्यादा लेक्चर दिया, जैसे डीवाई पुणे कॉलेज को दिया, काफी जगह पे मैंने गया, यूनिवर्सिटी को दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पामू यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। तो काफी लेक्चर, मैं 300+ लेक्चर्स दिया है इसकी राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और एंटी करप्शन मूवमेंट के लिए कोई जज एडवोकेट की जरूरत नहीं है, ये सब सीधा लॉ है और पब्लिक कर सकता है। ये पब्लिक को मैं अवेयरनेस देता हूँ। तुम डायरेक्ट चले जाओ, अभी पुलिस ने वो एनसी किया, पुलिस ने एनसी किया, मेरा फ्रैक्चर है, एनसी में किया, तो फ्रैक्चर लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, आप डीसीपी को कंप्लेंट लिखिए, डीसीपी को कंप्लेंट लिखने के बाद आप एक राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछिए,
मेरा जो सोबत जर्नल है, ये जो गॉड इज एक्सरे रिपोर्ट और कंप्लेन के अनुसार, एनसी रिपोर्ट के अनुसार ये हड्डी टूटा है, तो क्या है, तो रजिस्टर हो जाएगा, एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, सीरियस ऑफेंस है 325 326 रजिस्टर हो सकता है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आप गाइड करते हैं वो चीज, यस आप सिखाते हैं, आप हाँ जी। समझाते हैं, और जो मेन चीज है शायद आप खुद भी उसके लिए लड़ते हैं। हाँ, वो जो देखियो दैट इज आवर अदर साइड ऑफ, मतलब वी गिव एवरी संडे 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं मेरा ऑफिस में फ्री पब्लिक के लिए बैठा हूँ। उस समय पे मैंने इनको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लोकपाल और सर्व कानून की सलाह मैंने फ्री देता हूँ। और इसके बाद जब मैंने बोला जो हमारा कमेटी है, हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, वो सेलेक्ट करेगा ये व्यक्ति को, कुछ लोग उनके, हमारे पास काफी केस है, मेरा अराउंड 300 केसेस एक साल में चलते रहते हैं। समझो एक 900-1000 केसेस अभी पिछले 2-3 साल से चालू है। तो वी हैव टू कंसिडर देयर पोजीशन, उनका केसेस पे चलना पड़ता है। तो बाकी जो केस में 2-3 केसेस जो गरीब को हमारा कमेटी सेलेक्ट करता है, इनको लिटरली इनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो उनके लिए हम वो केस लड़ते हैं फॉर द एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मास इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। पूरा वेरीफाई करके उसकी सीवियरिटी। यस यस यस, वो एक्टिंग करने को नहीं चलेगा, जो भी है मेरा फ्री है, उसको चार्जेस अलग है, अलग कैबिन में आना पड़ता है, उनको चार्जेस लगेगा। हाँ, नहीं, चलिए ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बातें तो बहुत बहुत कुछ करनी है, पर इतना लंबा चले जाएगा वो, तो अपन एंड करेंगे ये चीज़ से। ये बोलना वो ज़रूरी था, मैं भूल गया था बीच में। रिसेंटली आपने कुछ आरटीआई के ज़रिए सीसीटीवी कैमरास इनेबल करने लगाए थे पुलिस स्टेशंस में, या रिगार्डिंग टू समथिंग दैट आपने कुछ करने लगाए थे, एक बार आप वो बोलना। वो एक्चुअली क्या हुआ था, ये हमने काफी राइट टू इंफॉर्मेशन में काफी चीजें मांगा है, उसमें सीसीटीवी के बारे में, इवन फोन नंबर्स पुलिस स्टेशन में लिखवा करके हायर अथॉरिटीज का, पुलिस की हायर अथॉरिटीज का, इसको सब इम्प्लीमेंटेशन किया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हर कोने कोने पे ऑडियो वीडियो कैमरा लगाना चाहिए, हर कोने कोने पे, मतलब इंट्रोगेशन रूम में हो, एंट्रीज पे हो, हॉल में हो, कोई गली में हो, पुलिस का हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए, कोई सीक्रेट प्लेस पुलिस स्टेशन में नहीं होना चाहिए। इट इज अ पब्लिक प्लेस, और वहां पे कोई इंटरोगेशन रूम से लेके हर जगह पे ऑडियो वीडियो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑडियो और वीडियो, स्पष्ट ऑडियो भी आना चाहिए ये, लेकिन पुलिस स्टेशन से अभी तक वो लागू नहीं किया है। ये एक्चुअली ये डायरेक्शंस जाते हैं हर पुलिस डीजीपी, कमिश्नर पुलिस को जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी मुझे मालूम नहीं है क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसके बारे में हमको ही शायद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना पड़ेगा। और ये लास्ट कर लेंगे अपन। हाउ कैन अ वुमेन और अ फैमिली हैंडल डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट देयर डॉटर, अगेंस्ट समबडी जो उनके नोन है और जिनकी फैमिली नहीं भी होती है मोस्ट ऑफ द डे, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा हो, कैसा वो चीज़ को हैंडल करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग, कि वो चीज़ एक बहुत सीरियस भी रहे, पावरफुल भी दिखे, और वो एक लॉ के इसमें अच्छे से फिट, देखिए, अभी ये कन्विट करना है। अभी आपने जो पूछा है, दिस इज फॉर द मेन और फॉर द वुमेन? वुमेन ऑब्वियसली। क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, बिकॉज वुमेन हैव एन अपर हैंड, क्योंकि ये जो केस पे जैसा अरेस्ट तो नहीं होते अभी 498A में, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज लीगल टेररिज्म, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्ड दिया है लीगल टेररिज्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस 90% ऑफ द केसेस आर फेक, और झूठा बनाया गया है और झूठा आरोप लगाते हैं और छोटा मोटा इश्यूज बनते हैं। और वो आजकल क्या होता है, आजकल ये ज्यादा होता है, यंगस्टर्स में ज्यादा होता है। क्यों? 1 और 2 चाइल्ड हो गया, अभी घर में मेंबर्स कम होता जा रहा है, मतलब बच्चे लोग एक दो बच्चे से हो गया, तो क्या होता है वो दोनों के लिए, वो पेरेंट्स के लिए, मतलब इन लॉज के लिए हो या रियल पेरेंट्स के लिए हो, इनको ये बच्चा बहुत प्यारा होता है, तो बच्चे का साथ साथ इनका भी ईगो चलता है। बोला एक छोटा सा गाली दिया तो बोले चल रहे उसको ऊपर केस कर दे पूरा खानदान के ऊपर। ये पूरे खानदान के सबसे पहले ऐसा केस होता है टाइम पे, मैं आपको बोलता हूँ, ये 498A हो या PWDVA हो, ये सब फाइल था। PWDA बोले तो सिविल पार्ट है जो
एलिमनी या कॉमन मतलब मंथली मेंटेनेंस देने के लिए Financial side. और दूसरा जो 498A जो है क्रिमिनल पार्ट हो मारा Violence. ऐसा वायलेंस के लिए। तो इसमें क्या करना, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरा खानदान को डोमेस्टिक वायलेंस का आरोपी बना देता है। मतलब दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों को, मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार का औरंगाबाद में इंसिडेंट हुआ है, लेकिन दिल्ली वाले को भी पकड़ लेता है, मुंबई वाले को पकड़ता है, पुणे वाले को भी पकड़ लेता है, उनके कॉलेज में पढ़ती है लड़की है, इनको आपको सबसे पहले क्वेश्चनिंग में जाना है। सबसे पहले इसमें अरेस्ट नहीं होता है, डरना नहीं बिल्कुल। ये अनिश कुमार वर्सेस ये जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि इस केस में अरेस्ट नहीं करने का। 498A में हाँ, उसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर, 306 ये सुइसाइड, ऐसा केस में अरेस्ट हो सकता है। बाकी केस में नॉर्मली जो केस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आपको इवन पुलिस स्टेशन जाने का भी जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक समझौता होता है, बात की साथ एक कॉम्प्रोमाइज की बात करने का कोशिश कंसल्ट करते हैं। होता है, लेकिन इवन एक मैनेजर सेल होता है, वहां पे भी जा सकते नहीं जा सकते, अप टू यू। आपको डायरेक्ट आपको ऊपर FIR हुआ, आपको क्या करना है, ये जो पूना में पढ़ा हुआ स्टूडेंट है या दिल्ली में नौकरी करने वाला रिश्तेदार हो, इनका सब पहले क्वैश करना, हाई कोर्ट में जाके FIR को क्वैश करना, क्रैशिंग ऑफ FIR। What does that mean? FIR को खत्म करना, FIR झूठा है अच्छा, स्थापित करना हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट इसके ऐसा केसेस में स्थापित होते हैं, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक घर के अंदर एक घर के छत में रहने वाले को ऊपर किया हुआ जो घटना है, आरोप है या मारामारी है, उसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस के अर्थ ही अंडर द डोमेस्टिक रूफ, वन रूफ। दिल्ली में और औरंगाबाद में 2 डोमेस्टिक रूफ में रहते हैं, एक में नहीं रहते हैं। तो उसके ऊपर आप हाईकोर्ट में जाइए, आप FIR को क्रैश करने को जाइए। सबसे पहले 3-4 लोग FIR करने के बाद आपको वही लेडी के ऊपर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दीजिए, ये मेरे रिश्तेदार को बदनाम किया है, डिफेमेशन भी आप कर सकते हैं। तो टिट फॉर टैट देयर इज एन एक्शन अगेंस्ट रिएक्टिव एक्शन। तो ये मेन में तो बहुत कम होता है सर, पर वुमेन में स्पेसिफिकली ठीक है, एग्रीड है कि बहुत ज्यादा आजकल केसेस जो है एलिमनी के लिए या बाकी चीज की, बट जो सही में ये फेस कर रहा है, जो एक वुमेन है जो सही में ये ट्रबल फेस कर रही है, वायलेंस, मारना, ये सब चीजें करना, व्हाट शुड शी डू? उसने क्या करना चाहिए पर्टिकुलर? वो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको सहन नहीं कर सकते है, मतलब अनबेरेबल लेवल पे आपका साथ अत्याचार होते हैं, वायलेंस होते हैं, तो आपको उसको एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा इसके बाद। बिकॉज ये पेरेंट्स को या ओरिजिनल पेरेंट्स को, मतलब पेरेंटल होम में पेरेंट्स के या भाई और उसका माँ बाप को उसको सजेस्ट करना चाहिए। अगर मारा पीटा तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसको एविडेंस बनाना चाहिए और लिखित दीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस दीजिए, उसको मारा तो मारा, उसका फोटोज निकाल दीजिए और उसका ऊपर ऐसी मेंशन करा दीजिए। 4 चीजें बोल दीजिए, ऐसा हॉस्पिटलाइज होके उसका ऑन रिपोर्ट लेना। मैं आपको वही बता, आपको 1 by 1 क्या करना है। सबसे पहले आपको अनबेरेबल वायलेंस आपके साथ होते हैं, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप उसका एविडेंस क्रिएट करो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, और आपके साथ मारामारी, आपके साथ जख्म हुआ, कुछ भी हुआ, आप पुलिस से हॉस्पिटल में जाइए। आपको अगर NC करवाना तो करवा सकते हैं वहां पे, और नहीं करना है तो भी आप हॉस्पिटल में जरूर जाइए, बोलिए आप इसमें मेरे को मारा है, मेरे को असॉल्ट किया है, मारा है, लेकिन मुझे केस नहीं बना, मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है। सो इसे लेकर रिकॉर्ड पे लाइए। दूसरा जो है, आपको आपके साथ क्या क्या होते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज अपना पेरेंट्स को लिखिए दीजिए, राइटिंग में अपना फ्रेंड्स को या किसी को भी ऐसा व्हाट्सएप मैसेज दीजिए, उसका सब स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। और एक चीज है, जो वाइफ अपना घर छोड़ के, हस्बैंड के घर छोड़ के आते हैं, तो उसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मेंटल प्रॉब्लम्स हुआ है। मेंटल टॉर्चर इज ज्यादा बिगेस्ट टॉर्चर होता है फिजिकल टॉर्चर से भी। तो ये सब होते हैं, और रियलिटी में होते हैं, तो उसके अंदर फाइट करने का भी एक अच्छा मूड आ जाता है। मतलब ये रियलिटी में इसमें मैं नकली बनाए तो आई हैव सम लूजिंग चांसेस, लेकिन रियलिटी में हमको मारा पीटा जो किया है, तो उसको उसका स्पिरिट आता है, वो फाइट करने का एक ताकत भी आता है। जेनजी की लैंग्वेज में बोले तो वाइब आती, फील आता है। दैट फील शुड कम इन योर एविडेंसेस ऑल्सो। फिर तैयार करना का, वंस कोई भी लड़की हो,
उसके साथ रियली अत्याचार होता है, शी हैज टू क्रिएट एविडेंसेस एंड ब्रिंग हिम अंडर द लॉ. बुकी. सो दिस वाज आवर कॉन्वर्जेशन विद एडवोकेट मंचेरियल सर. और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा? अभी बहुत सारी बातें सर से करने की, सर की है बैक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है, वो 1 घंटे में तो कवर होने से रही. इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट वी विल अगेन इनवाइट मंचेरियल सर, और हम और कुछ सीरियस चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे. फॉर दिस बट यू हैव टू कमेंट कि यू लाइक द वीडियो. मंचेरियल सर को भी टैग कर देना सोशल मीडिया पे, इज़ वेरी एक्टिव देयर. कमेंट कर देना दैट यू लाइक्ड इट. विल डेफिनेटली इनवाइट हिम अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. Like and subscribe.